नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 2022 के उत्तराखंड चुनाव के लिए हर पार्टी प्रत्याशियों का एक-एक कर ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने अपनी लेट लतीफी के साथ दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में यह देखा गया कि लेट लतीफी के साथ कई ऐसे प्रत्याशी जिन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि कई प्रत्याशियों को कॉल कर ये तक कह दिया गया था कि आप नामांकन की तैयारी करें, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था। कालाडूंगी विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से ही ऐसा होता आया है और लगभग ये कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस एंड मून पर नाम बदलकर बीजेपी को ये सीट गिफ्ट कर देती है। महेश शर्मा फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रदेश महासचिव हैं। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद। जी। महेश शर्मा हमेशा से यहाँ पर प्रबल दावेदार माने गए हैं। 2012 में 17 में दमखम दिखा चुके हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इस बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि दूसरी लिस्ट में कालाडूंगी विधानसभा के लिए उनका नाम लगभग फाइनल है। उनको कॉल भी आ गया था, लेकिन एंड मून पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके नाम को काटकर किसी और प्रत्याशी को मौका दे दिया गया। सर, पहला सवाल यही कि आपको कॉल आ गया, आपको बधाई दे दिया, आपको नामांकन की तैयारियों के लिए कह दिया गया, आखिर कहाँ कमी रह गई या पार्टी की तरफ से आखिर आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि आपका नाम आखिर वक्त पर हटा दिया गया? देखिए, जो आपको जानकारी है बिल्कुल सही है। मेरा ये सौभाग्य है कि जब कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें कोई किसी गुट का व्यक्ति मेरे नाम का विरोध नहीं कर रहा था। वो चाहे हमारे माननीय हरीश रावत जी हों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, माननीय नेता प्रतिपक्ष हों या प्रभारी जी हों या स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन या उनकी टीम हो, उन्होंने सब ने सर्वे कराई थी और सर्वे के आधार पर सिर्फ मेरा नाम ही वहाँ पर कंसिडर हो रहा था और सब ने एक सुर से उसमें हाँ करी। और एक नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के लिए गया। जब सेंट्रल इलेक्शन की कमेटी द्वारा पहली लिस्ट जारी हुई, उस दिन वो हमारा नाम जारी होना था, लेकिन अचानक एक नाम और उसमें जोड़ दिया गया, तो उसके बाद हमारा नाम रोक दिया गया। कल जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, बैठक के बाद मुझे बधाई के साथ साथ नॉमिनेशन की तैयारी करने के लिए कहा गया और मैंने अपने घर में फ़ोन करके सारी तैयारियों के लिए चर्चा करी और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह पैदा हुआ। लेकिन अचानक फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि वो नाम अभी रोक दिया गया है। फिर 15 मिनट बाद फ़ोन आता है कि उसमें फलाना नाम जोड़ दिया गया है। तो इससे निश्चित तौर पर हमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा, सारे कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। उसके बाद आज मैं तो रात 11 बजे घर पहुंचा हूं। सुबह मैंने देखा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया, सारे मीडिया के लोग आ गए, तो सब लोग में बड़ी मायूसी भी थी और आक्रोश भी था। और हाईकमान गिफ्ट में ये सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा, आखिर ऐसा क्यों? और हमारे अंदर भी एक सवाल पैदा होता है कि जिनको टिकट दिया गया, मैं व्यक्ति रूप से उनका बहुत आदर करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मुझे व्यक्तिगत कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है। लेकिन ये बात मन में हमेशा उठती है कि जो हमारे सीनियर नेता हैं, अगर उनकी दिल्ली में पहचान है और वो यहाँ से टिकट लेना चाहते हैं, तो उनको इसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी भावनाओं के अनुरूप संगठन खड़ा करना चाहिए। कल को अगर उनको चुनाव लड़ना है तो गांव-गांव कमेटियां बना करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ न करके हमारे नेता, वरिष्ठ नेता दिल्ली से अपना नाम रखवा करके फील्ड में आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता का दिल टूटता है। अगर मेरे जैसे और कई हमारे कार्यकर्ता जो युवक कांग्रेस में काम कर रहे हैं और काम के आधार पर भविष्य में कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो उनका भी दिल टूटता है कि वो क्यों काम करेंगे। जब अचानक जब कार्यकर्ता की बारी आएगी और उस समय उनका नाम हटा करके दिल्ली से कोई नाम रख दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो आगे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल टूटेगा। यहाँ कार्यकर्ताओं की भावनाएं हाईकमान तक पहुंची हैं और हमें आज भी उम्मीद है, हाईकमान ने जैसा कि कहा है कि उनको फिर कंसीडर कर रहे हैं और हमें फिर उम्मीद है कि हाईकमान इसमें सही निर्णय लेगा। सर, 2012 में आपने ये दिखाया कि आप कितने प्रबल दावेदार यहाँ से हैं और कितने वोट आप ले सकते हैं। 2017 में भी आपने यही कोशिश की और ये कर दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा क्यों कि आपको इस बार मौका नहीं दिया गया और आपकी जगह महेंद्र पाल जी को मौका दिया गया। हालांकि क्या आपको लगता है कि वो इतने सक्रिय यहाँ पर रहे हैं कि यहाँ की जनता, आपके समर्थक या कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको मौका देंगे? देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमारे जो बड़े नेता हैं, उनको अगर चुनाव लड़ना होता है तो उनको पहले से तैयारी करनी चाहिए। अब मेरा नाम क्यों रोका जाता है, क्या हुआ? 2017 में तो मैं पार्टी में था ही नहीं, क्योंकि मुझे जब 2012 में पार्टी में जब 6 साल के लिए निकाला गया तो उसके बाद मैं हमेशा कांग्रेस के दरवाजे पे बना रहा। मैंने किसी दूसरी पार्टी में जाने का विचार तक नहीं किया,
और अन्य पार्टियों की लहरें चल रही थी, लोग बुला रहे थे, लेकिन मैं बेसिकली कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मुझे भले ही पार्टी से बाहर था, लेकिन मैं हमेशा अंदर से कांग्रेसी रहा और मैंने कांग्रेसी बन के ही काम कर रहा, लेकिन मुझे कांग्रेस में वापस नहीं आने दिया गया, इसलिए मेरी मजबूरी थी। और 2012 में मैंने चुनाव लड़ा, प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उसके बाद भी मुझे 20,000 प्लस वोट पड़ा, जो कि उत्तराखंड में सबसे अधिकतम वोटों में से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था हमारा। अभी जब मुझे प्रदेश की पूरी लीडरशिप ने राहुल गांधी जी के सामने मेरी बात रखी और सब चाहते थे कि महेश शर्मा एक कांग्रेस का पुराना सिपाही है, उसकी वापसी होनी चाहिए, तो माननीय राहुल जी के माध्यम से मेरी कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इनको जिम्मेदारी दो, तभी मुझे महासचिव पद भी दिया गया और मैं एज ए महासचिव लगातार काम कर रहा हूँ। कोविड के समय में मैंने राशन जहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोग थे, मैंने पूरी विधानसभा क्षेत्र में राशन बांटने का काम किया। उसके बाद में हमेशा जो पूरी विधानसभा मैंने पोलिंग बूथ कमेटियों का गठन किया। मेरे पास लोग कार्यकर्ताओं के लिए तरसते हैं। हमारी धरातल में मजबूत पकड़ होने की वजह से, अपने अच्छे साथियों का साथ होने की वजह से हमारी अंगुलियों में सारी पोलिंग बूथ की लिस्टें हैं। और पूरा 2012 और 17 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े, आपने दमखम भी दिखाया। इस बार भी आप यही कुछ करने वाले हैं? आपको लगता है कि पार्टी हाईकमान तक एक संदेश जाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उस प्रत्याशी को मौका नहीं देंगे जो प्रबल दावेदार है, जो प्रत्याशी बनने के लायक है या जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे और कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? आज हजारों की तादाद में जब कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए और इतने कोहरे में भी लगातार दर्जनों साथी अभी यहाँ पर लाव जला के बैठे हुए हैं, उनको अभी भी उम्मीद है कि हाईकमान सही निर्णय देगा और उस सही निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो कार्यकर्ताओं का हुजूम सुबह था, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हाईकमान तक ये बात पहुंची है और ये बात बिल्कुल हाईकमान महसूस कर रहा। जो हमारे स्टेट की लीडरशिप है, जिन्होंने सारी सर्वे कराई, उनको पूरा इस बात का एहसास है कि यहाँ पर गलत डिसीजन हुआ है और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उसमें पुनर्विचार हो रहा है और हमें कहा गया है कि आप अभी धैर्य रखें। तो मैं आगे जो आप पूछना चाहती हैं, मैं इस बारे में कुछ भी टिप्पणी अभी करने के लायक हूँ भी नहीं, क्योंकि कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता राजनीति में। सारे कार्यकर्ताओं की राय जाननी होती है, हाईकमान का रुख देखा जाता है, उसके बाद कोई बात कही जाती है। तो अभी हम सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर एकत्रित हैं और हमें भरोसा है कि पार्टी हाईकमान सही निर्णय देगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस उम्मीद पर आगे पार्टी विचार करे। एक आखिरी सवाल कि हरीश गुट और प्रीतम गुट दोनों ही आपके सपोर्ट में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी पार्टी पॉलिटिक्स जब होती है, कार्यकर्ता जो ग्राउंड से लगातार शुरुआत से पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, पार्टी को आगे लेकर जाता है, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जब उस कार्यकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, प्रबल दावेदार होने के बावजूद, सर्वे में आगे आने के बावजूद टिकट उसे नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती है। लगता है कि कार्यकर्ता अगर काम करेगा तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या मानते हैं इसको? बिल्कुल, मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि जो लगातार हमारे युवक कांग्रेस के साथी, हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका मन इसी बात पर टूट जाता है कि महेश शर्मा जैसा व्यक्ति जो लगातार 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा, और मैं यही नहीं, संगठन में दर्जनों पदों पर NSUI, युवक कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दर्जनों पदों पर पदासीन रहा हूँ। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बन चुका हूँ और 8 इलेक्टेड पदों पर निर्वाचित मैं और मेरी पत्नी हुए हैं। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक हमने चुनाव जीते हैं और एक बार हम दो पति पत्नी भी चुनाव लड़े थे, दोनों सीट एक ही क्षेत्र से जीते थे। तो ज़मीन में हमने लगातार, जब से हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच रह कर के जनता का विश्वास हासिल किया है और लोगों ने हमें बढ़ चढ़ के साथ दिया है। तब ये बात आती है, जो हमारे नए कार्यकर्ता हैं उनको ये लगता है कि महेश शर्मा जैसे व्यक्ति के साथ ये हसर हो रहा, और जो लगातार पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे उन सब का मनोबल टूटता है कि जिसका हक है उसको न दे करके ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जाता है जिनकी जमीनी कोई पकड़ नहीं है। तो इससे ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि कांग्रेस में इस बात को लेके काफ़ी युवाओं में हताशा है और सबको उम्मीद है कि हाईकमान पुनः विचार करके इसमें सही निर्णय देगा। धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। तो आपने सुना महेश शर्मा जी को, और कालाडूंगी विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार महेश शर्मा आज नहीं बल्कि कई विधानसभा चुनाव में माने जाते रहे हैं। आपने दमकम भी दिखा चुके हैं, लेकिन आखिरी मौके पर ऐसा क्या हुआ कि उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी भी विचार करेगी और विचार करने के बाद एक सही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की तरफ से जो प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान तो किया जा रहा है, लेकिन जो प्रबल दावेदार है, जिनका नाम लगातार चल रहा है, जो पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर टिकट नहीं दिया
किया गया तो बगावत जाहिर सी बात है वो भी शुरू हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं पार्टियों को खुद ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।